हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट की 4th एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम 1.3 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, जिनकी अब हमें ज़रूरत होगी, उन सभी को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट x है, वो बिलोंग करता है दो सेट के यूनियन में, ए और बी सेट का यूनियन है, उसमें अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है, इस बात का मीनिंग क्या होता है? इस बात का मीनिंग होता है कि वो एलिमेंट या तो सेट ए से होगा या सेट बी से होगा। कैसे? देखिए, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कोई सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। ठीक है, ए और बी दो सेट हो गए यहां से। तो अब जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये हम थर्ड एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ये सोचिए, इस शेडेड पार्ट में अगर एक्स कोई एलिमेंट है, मतलब वो एलिमेंट कहां पे होगा? या तो यहां पे होगा, या फिर बीच वाले पार्ट में होगा, ठीक है, या फिर इधर होगा। अगर वो शेडेड पार्ट अगर वो एक्स एलिमेंट इस शेडेड रीजन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट कहां से होगा? आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। ओके, आपको ये और वर्ड अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई एक्स एलिमेंट किसी दो सेट के यूनियन में है, तो इस बात का मीनिंग होता है कि एक्स वो सेट ए में है और सेट बी में है। और इसको हम इंप्लाइज एंड इंप्लाइड भी कह सकते हैं। मतलब आपको राइट साइड दी हुई हो तो आप लेफ्ट लिख पाएंगे, लेफ्ट हो तो आप राइट लिख पाएंगे। ठीक है, इसको इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बोलते हैं, या इफ एंड ओनली इफ भी बोल देते हैं। ओके, सेकंड, अब इसी का लिखता हूं मैं कि अगर कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी में, तो इस बात का क्या मीनिंग होता है कि वो एलिमेंट अगर इस शेडेड रीजन में नहीं है, मतलब बाहर होगा एलिमेंट, तो इस बात का मीनिंग क्या है कि वो एलिमेंट ए सेट में भी नहीं है, एज वेल एज, मतलब एंड लगाऊंगा मैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो एक्स एलिमेंट है, वो सेट बी में भी नहीं होगा। मतलब दोनों में नहीं होगा, तब हम लिखेंगे कि वो यूनियन में नहीं आएगा। अगर किसी एक में आ गया तो इसका मतलब वो यूनियन में आ जाएगा 100%। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई एक्स एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ए और बी सेट के इंटरसेक्शन में, तो इस बात का क्या मीनिंग होता है? वो जो एलिमेंट है एक्स, वो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इस रीजन के अंदर अगर इस रीजन में कोई एलिमेंट है एक्स यहां पर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एक्स एलिमेंट ए में होगा एंड बी, क्योंकि आप देख सकते हो ए वाले सर्कल में भी मिलेगा वो, और बी वाले सर्कल में भी मिलेगा, दोनों सर्कल्स में मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि वो इंटरसेक्शन में होगा। और मैं यहां पे रिवर्स इनइक्वलिटी भी लगा रहा हूं, दोनों काम करेंगे। मतलब एलएचएस से मैं आरएचएस लिख सकता हूं और आरएचएस से एलएचएस भी लिख सकता हूं। ओके, अब फोर्थ है, एक्स डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इस बात का क्या मीनिंग है समझिए। इंटरसेक्शन तो ये हो गया आपके पास बीच का, जो ए और बी दोनों सेट का पार्ट है। अब इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट यहां पे होगा, या तो, या फिर यहां पे होगा, या फिर बाहर होगा। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? इस बात को लिखेंगे कि वो एलिमेंट है या तो सेट ए में नहीं है, ठीक है, और सेट बी में नहीं है। और इस बात का मीनिंग होता है दोनों में भी नहीं है। ठीक है, जैसे इस बात का मीनिंग क्या था कि वो एक्स एलिमेंट सेट ए में है, या फिर सेट बी में है, या फिर दोनों सेट में होगा, तो वो यूनियन में आ जाएगा। इस बात का मीनिंग क्या है कि वो एक्स एलिमेंट सेट ए में नहीं है और सेट बी में नहीं है, या फिर दोनों में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कब आएगा? अगर दोनों सेट में होगा तो ही इंटरसेक्शन में आएगा।
अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, एक्स को एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसी सेट में, किसी सेट ए सेट में बिलोंग करता है। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा उस ए सेट के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, कैसे देखें, मान लो ये तो आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगुलर, के मैंने आपको बताया था थर्ड एक्सरसाइज में कि रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई सेट है आपके पास ए, ठीक है, ये ए सेट है। अब यहां पर और बाहर का जो पार्ट है वो हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, जो एक खाली पार्ट है ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और उस कंप्लीट को ए और ए के कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के जो रेक्टेंगल बनता है इसको हम पढ़ते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। ओके, अब आप यहां से देखिए डायग्राम से कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो सेट ए में बिलोंग करता है, मतलब इस शेडेड रीजन के अंदर है, तो 100% हमें पता चल रहा है ये डायग्राम से कि वो इस अनशेडेड में तो नहीं है, बाहर वाले पार्ट में तो नहीं है। तो मैंने ये लिखा कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और इसी को मैं लिख रहा हूं यहां से 6th में कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं करता ए में। अब ए में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो एलिमेंट, बिलोंग करेगा, यहां से ये बिलोंग है ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये आप डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में है कि एक्स को एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए में। अगर सेट ए में बिलोंग करता है कोई एलिमेंट, सॉरी ए माइनस बी में, अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ए माइनस बी में बिलोंग करता है, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, जो ये वाला रीजन है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं यहां पे, ये ए सर्कल हो गया, ये सर्कल बी है, यानी कि ए सेट और बी सेट है, तो जो ये वाला रीजन है इसको आप पढ़ेंगे ए माइनस बी। ओके, ये आपके पास इधर इधर वाला ए माइनस बी है, जो उधर वाला है वो बी माइनस ए होगा। ठीक है, और जो बीच में लिखा वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी में बिलोंग करता है, इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि वो एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए में एंड बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा किसमें, सेट बी में। ठीक है, दोबारा समझिए इसको, अगर मैंने यहां से यूनिवर्सल सेट बनाया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसको मैंने यहां से ए माइनस बी लिखा, इसको मैंने लिखा बी माइनस ए, और इस बीच वाले रीजन को मैं लिखता हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं मैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए माइनस अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ए माइनस बी में है, मतलब इस रीजन में है, तो इस बात का क्या मीनिंग है, सोचो, अगर इस रीजन में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट ए सेट में तो होगा, 100% श्योरिटी है उसकी, और एंड बी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एलिमेंट यहां, अगर वो बी में हुआ तो इसका मतलब वो यहां पे भी हो सकता था, यहां पे, अगर यहां पे हुआ तो फिर इधर नहीं आ पाएगा, वो केवल इस वाले रीजन में है, और इसका मतलब क्या हुआ, ए में है एंड बी में नहीं है, बीच में एंड लगेगा, इस बात को हमें याद रखना है। ओके, लास्ट 8th, अगर कोई एलिमेंट है एक्स वो बिलोंग नहीं करता ए माइनस बी में, इस बात का मीनिंग क्या होता है, तो यहां से देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास। अगर ए माइनस बी में नहीं है इसका मतलब इस सेटेड रीजन में नहीं है, या तो यहां पे होगा, अगर यहां पे है इसका मतलब क्या है, वो दोनों सेट के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फर्स्ट एंड लगा के, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो लिखेंगे यहां से। ठीक है, दूसरा, अगर वो यहां पे हुआ तो इस बात का क्या मीनिंग होगा कि वो ए में नहीं है एंड बी में है, तो जो यहां पर नोट लगा दूं एंड यहां पर बिलोंग कर दूं। ठीक है, ये सेकंड आ जाएगा। और क्या आ सकता है, अगर वो एलिमेंट बाहर हुआ यहां पे, तो इस बात का मीनिंग क्या है कि वो ना तो सेट ए में एंड ना ही सेट बी में लाई करता है। ठीक है,
ये हम यहां से लिख सकते हैं। तो यहां पे 2-3 डेफिनेशन इसकी बन सकती है, तो जो क्वेश्चन में ज्यादा स्टेबल होगी हम उसी के अकॉर्डिंग इसको यहां पर प्रेफर करेंगे। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है यहां से, इफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल शो दैट ए सबसेट है बी का, ये हमें शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, उसका सेकंड पार्ट भी देख लो साथ साथ। बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आपको शो करना है ए सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी। ओके, अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। देखें, आपको गिवन है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल, और आपको प्रूव करना है ए सबसेट है बी का, ये आपको प्रूव करना है। अब इस बात का मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई एलिमेंट एक्स सेट ए में लेके चलना है और हमें प्रूव करना है कि वो एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ए है वो सबसेट है बी का। ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहेंगे ए है वो सबसेट है बी का। तो लेट प्रूफ के लिए लेट एक्स को जनरल एलिमेंट मैंने ले लिया जो सेट ए में है, ठीक है, बिलोंग करता है, और उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि वो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करता है। अब ए सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो 100% वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से। अब मैंने यहां पे यूनिवर्सल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल से रिलेटेड कुछ चीज गिवन है। और फिर मैं क्या लिख सकता हूं उसके बाद, एक्स बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के इक्वल है, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। और इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी के अंदर। हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब बिलोंग नहीं करेगा ए में, और एक्स बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, लेकिन यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये कंडीशन तो रिजेक्ट हो गई, ये तो गलत लिखा हुआ यहां पे। क्यों, क्योंकि हमने कंसिडर क्या किया था कि एक्स एलिमेंट सेट ए में है, लेकिन यहां पे क्या आया, एक्स तो ए सेट में नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब जो बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स वो सेट ए में है, एक्स बी सेट में है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो ए सेट है वो सबसेट हो जाएगा किसका, सेट बी का सबसेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको गिवन है बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, और आपको प्रूव करना है ए प्रॉपर सबसेट बी। तो मीनिंग वो ये कि आपको कोई एलिमेंट एक्स है वो लेके बिलोंग करवाना है किसके अंदर, ए सेट में लेके चलना है, और प्रूव करना है आपको कि वो एक्स एलिमेंट सेट बी में आ जाना चाहिए, और इस कंडीशन का आप यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां से, अगर एक्स है वो सेट ए में है, तो मुझे यहां से दोनों में कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो मैं यहां से लिखूंगा एक्स बिलोंग नहीं करता ए कॉम्प्लीमेंट में। ओके, उसके बाद लिखेंगे एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में भी। उसका रीजन क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट है वो प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब इसके दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, लेकिन यहां से इसके सेंस ये भी तो आ रही है कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में ही नहीं है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसके सारे एलिमेंट इधर वाले सेट में होंगे लेकिन राइट साइड वाले सेट में ही कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर वो लेफ्ट वाले में कहां से आएगा, वो उसमें भी नहीं होगा। तो मैंने इसी के बेस पे लिखा कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। और अगर बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो मैं लिखूंगा एक्स है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट बी में। अगर सेट बी में बिलोंग करेगा, ए में मैं लेके चला, बी में मैंने बिलोंग करवा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, बी सेट का। ओके ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जांपल में कि आपको गिवन है
ए यूनियन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और आपको ये प्रूव करना है कि वो ए सेट है वो सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए प्रूफ में। अगर हमें ये प्रूव करना है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का, एंड बी है वो सबसेट है किसका, सेट ए का। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए प्रूफ के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूं, इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट नाम दे रहा हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेट कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग करता है सेट ए में। अगर सेट ए में बिलोंग करवा लिया मैंने और फिर मैं प्रूव करना चाहता हूं कि वो बी सेट में आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो x एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, अब मुझे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। अब सोचो, अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एलिमेंट दो सेट के यूनियन में जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा इसका यूज करके, और अगर वो यूनियन में है तो हमें पता है दो सेट का यूनियन है वो इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। ओके, और इस बात का क्या मीनिंग है कि वो x है वो बिलोंग करेगा a में एंड सेट b में बिलोंग करेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहां से, अब x एलिमेंट सेट a में भी है एंड सेट b में भी है, तो ठीक है सेट a में भी था तो अब लिख सकता हूं मैं सेट b में भी है, क्योंकि दोनों में कंपलसरी है। ठीक है, तो a में तो गिवन ही है तो ऑलरेडी ट्रू है कंडीशन, तो मैंने लिखा यहां पे x बिलोंग्स टू b। सेट a में था सेट b में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, a सबसेट हो गया b का। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट लेके चलता हूं मैं बिल्कुल इसी टाइप से। उसमें मैं क्या लिखता हूं, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं यहां से लेट करता हूं कोई एलिमेंट x मान लो या y मान लो। ठीक है, अगर मैंने कोई एलिमेंट y मान लिया जो बिलोंग करता है सेट b में, तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि वो y एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, अगर b सेट में बिलोंग करता है, इस बात का मीनिंग क्या है कि वो एलिमेंट किस में होगा, a यूनियन b में होगा। ठीक है, यहीं से मैंने लिखा इसको। उसके बाद क्या लिखूंगा यहां से कि वो y एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए और बी सेट के इंटरसेक्शन में, क्योंकि इक्वल दे रखा है मेरी। और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि y एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए में एंड y एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहां से, y एलिमेंट b में तो था, अब हमें a में प्रूव करना है क्योंकि b को सबसेट a प्रूव करना है, तो b बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, y बिलोंग्स टू a लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट b है वो सबसेट हो जाएगा सेट a का, और इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब यहां से लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में और b के सारे एलिमेंट a में है। तो ये डेफिनेशन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, वो तो दो सेट कैसे होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। यहां पे गिवन है a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 है, एंड सेकंड कंडीशन भी गिवन है a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। आपको प्रूव करना है a इज इक्वल टू b। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूं a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x, जो आपको गिवन है कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ a इंटरसेक्शन अप्लाई किया, क्योंकि मुझे a इज इक्वल टू b प्रूव करना है तो मैं पहले a को लेके ध्यान रखता हूं और a इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूं। तो यहां पे होगा a इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू यहां पे भी a इंटरसेक्शन b यूनियन x। ओके, लेफ्ट साइड में आप देखो a इंटरसेक्शन a यूनियन x का मतलब सिर्फ क्या हुआ, a। ठीक है, क्यों हुआ इसका मतलब ये, क्योंकि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आपके पास दो सेट है, एक तो सेट a और एक x सेट है। ठीक है, मान लो आपके पास ये तो सेट a हो गया और ये सेट x हो गया। ठीक है,
दोनों का यूनियन का मतलब क्या हुआ, ये शेडेड पार्ट, और उसको आपको ए के साथ कॉमन लेना है। तो इस शेडेड रीजन को ए के साथ कॉमन लेना है, तो ए वाला पार्ट इंटरसेक्शन यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, ए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवा सकते हो। तो यहां से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। इस ए इंटरसेक्शन को आपने बी के साथ लिखा और ए इंटरसेक्शन को एक्स के साथ लिखा, बीच में जो यूनियन था वो यहां पे लिखा मैंने। अब क्या लिख सकता हूं मैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी मैंने एज इट इज लिखा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो 5 के साथ अगर आप इसका यूनियन करेंगे तो आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बिल्कुल सिमिलरली मैं राइट साइड में सोल्व करता हूं इसको। अगेन मैं ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स लेता हूं। अब की बात, जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन अप्लाई किया था पहले दोनों तरफ, अब मैं बी इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ओके, उसके बाद यहां पे आप देखो इसको क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे आप, बी। जैसे आपने इसको ए लिखा था वैसे इसको क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से देखिए बी इंटरसेक्शन ए को तो मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, यूनियन, और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, 5 इज इक्वल टू बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और बी है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों में आ गया, तो हम कहेंगे यहां से ए और बी दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ओके, अब देखिए इसका फोर्थ एग्जाम्पल। इसने कहा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और फिर आगे पूछे जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर जस्टिफाई पूछे तो हम एग्जाम्पल देके ही प्रूव करेंगे उस चीज को। तो यहां पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये सही नहीं है। तो हमने क्या लिखा सोल्यूशन में, नो इट इज नॉट ट्रू। अब क्यों सही नहीं है, तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल देके दिखाओ कि क्यों सही नहीं है ये। तो हमने ए सेट मान लिया जिसमें स्मॉल ए एक एलिमेंट है, सेट बी है उसमें स्मॉल बी एक एलिमेंट है, और ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब मैं यहां से पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगा, 5 एंड ए आ जाएगा उसके अंदर, ए सेट। इसी तरह से पावर सेट ऑफ बी मैंने फाइंड आउट किया, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और बी सिंगलटन सेट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूं। ठीक, अब आप ये देखो कि आपको राइट साइड में तो क्या फाइंड आउट करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, वो तो आपने यहां से चलो फाइंड आउट कर लिया, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो पावर सेट ऑफ ए आपके पास ये है और पावर सेट ऑफ बी है, इन दोनों का जब मैं मर्ज करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ये सिंगलटन सेट ए आ जाएगा, सिंगलटन सेट बी आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं आएगा क्योंकि 5 आ गया, सिंगलटन सेट ए आ गया, सिंगल सेट बी आ गया, लेकिन ये ए बी सेट जैसा तो नहीं आया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है। तो देखिए इसको आगे और एक बार, तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी ये आया था। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों इक्वल नहीं है, बस हमें ये एग्जांपल ही यहां पे देना था। ओके, नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ में, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो अगर हमें ये प्रूव करना है रिजल्ट, ठीक है, इक्वल लेके आना है, तो इक्वल कैसे लेके आ सकते हैं, देखिए अगर यहां पे यूनियन था पिछले वाले क्वेश्चन में तो वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, जबकि इंटरसेक्शन वाले में इक्वल होता है। तो इंटरसेक्शन वाला ये क्यों इक्वल होता है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैंने अभी आपको समझाया था, एक तरह से ये समझो ये आपके पास सेट ए है और ये दूसरा सेट है, और दो सेट के बीच में इक्वल लग रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट शो करना है। तो क्या लिखा, वी हैव टू प्रूव दैट
पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, और सेकंड इसका रिवर्स, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख के इसका सबसेट शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पता है पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेट होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे स्मॉल एक्स लिखने के बजाय कैपिटल एक्स लिखा है। तो मैंने क्या लिखा कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स है वो बिलोंग करता है पावर सेट के अंदर, इसका मतलब एक्स है वो सबसेट होना चाहिए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, किसी सेट के पावर सेट में अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब वो सेट है कोई, तो इसका मतलब वो सेट उस गिवन सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन आ गया, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंड, दोनों में है। जो एक्स है वो सेट ए में भी है एंड एक्स है वो सेट बी में भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, क्योंकि हमें पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी पे जाना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एंड एक्स अगर सबसेट है बी का, तो मैं लिखूंगा एक्स है वो बिलोंग करेगा बी के अंदर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है एंड पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ओके, सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए हम यहां से x की जगह पे y ट्रीट करेंगे, यहां पे आप y लिखो, फिर यहां पे y आ जाएगा, मतलब आप इसको रिवर्स करते चले जाओ, आपके पास इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। और आप यहां से कह सकते हो कि सेकंड इक्वेशन से पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, उसके बाद देखिए इसका सिक्स्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 में, शो दैट इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड देन हमें शो करना सी माइनस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो देखिए सबसे पहले मैं इस सेट में कोई एलिमेंट लेके चलूंगा सी माइनस बी में, और यहां पे प्रूव करूंगा, ये टारगेट हुआ। तो इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट लेके चलता हूं तो क्या लिखूंगा, स्मॉल एक्स, क्योंकि अब की बार पावर सेट थोड़ी ना कोई है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है वो बिलोंग करेगा सी में एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज। अब क्योंकि हमें गिवन है ए प्रॉपर सबसेट बी, अब यहां पे क्या गिवन है आपको कि एक्स है वो बी सेट में ही नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या थी, ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी में होगा, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट जो बी सेट में ही नहीं है तो फिर ए में तो वो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, इसके जगह पे मैंने ये लिखा इस डेफिनेशन की वजह से। और इसका मीनिंग क्या है कि एक्स वो सी में है एंड ए में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सी माइनस ए सेट में होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी माइनस बी है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी, एक कंडीशन तो ये गिवन है, और सेकंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, शो दैट ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं ए है वो सी माइनस बी का सबसेट हो और सी माइनस बी है वो ए का सबसेट हो। तो कैसे करेंगे इसके लिए, कोई एक्स एलिमेंट मैं सेट ए में लेके चलूंगा, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि अगर किसी सेट ए में कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में तो जरूर होगा। अब ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल दे रखा आपको, सी के इक्वल, तो इसके हमने लिखा यहां पे सी। तो अभी तक क्या मैंने प्रूव किया कि कोई एलिमेंट में एक्स है वो ए में लेके चला और मैंने प्रूव कर दिया वो सी में है। लेकिन अगर मुझे ये प्रूव करना है कि सी माइनस बी में है वो, इसका मतलब क्या होगा, सी में तो होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो आगे लिखा कि वो एक्स एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमें दे रखा दो सेट का इंटरसेक्शन ऑफ 5 है, ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट यहां से सेट ए में तो है, ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसका मतलब बी सेट में नहीं होगा क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से पूरा हम कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट मैंने एक्स है वो ए सेट में कंसीडर करके चला, तो वहां से मैंने प्रूव किया कि वो एलिमेंट सी सेट में आ गया और बी में नहीं आया। इसका मीनिंग क्या होता है, सी में आ जाए और बी में नहीं आए
तो सी में आ गया, बी में नहीं आया। इस बात का मीनिंग क्या हुआ? इस बात का मीनिंग होगा कि एक्स है वो बिलोंग करेगा सी माइनस बी में, क्योंकि अभी तो प्रूव किया कि वो एक्स एलिमेंट ए में था, तो उसको हमने क्या प्रूव किया, सी में तो आ गया लेकिन बी में नहीं आया। तो सी में आ जाए एंड बी में नहीं आया, इसका मतलब होगा सी माइनस बी में बिलोंग कर गया। तो ए में था एलिमेंट, सी माइनस बी में बिलोंग करवा दिया, इसका मतलब ए सबसेट हो गया सी माइनस बी का। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन अब उल्टा लेके चलते हैं, सी माइनस बी को ए का सबसेट शो करना है, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब इसका डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। अब सी किसके इक्वल था? ए यूनियन बी के, तो हमने यहां पे ए यूनियन बी लिखा, यहां पर एज इट इज। इसका मतलब क्या है कि अब कोई एलिमेंट है जो यूनियन में बिलोंग करता है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन में है, समझना इस बात को, यूनियन में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब केवल ए में बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन भी साथ साथ हमें बोलनी पड़ेगी। दो सेट के यूनियन में तो है लेकिन बी वाले सेट में नहीं होना चाहिए, उसको हटा दो, तो सिर्फ बचेगा क्या, ए में बचेगा। इसका मतलब एलिमेंट सी माइनस बी में था, ए में आ गया, इसका मतलब सी माइनस बी बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा ए का। इसके लिए आप वेन डायग्राम बना के जरूर देखें। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन आपके पास सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो आप क्या कह पाएंगे कि ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ओके, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। फॉर ऑल सेट्स ए बी सी प्रूव दैट ए माइनस सी माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे करूंगा देखिए, मैं यहां से इसमें एलिमेंट लेके चलूंगा और इसमें प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद इससे एलिमेंट लेके चलेंगे राइट साइड से, लेफ्ट में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है ए माइनस बी माइनस सी के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या था, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, उसको बाद में खोल देंगे, पहले क्या लिखें, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नोट बिलोंग टू बी माइनस सी। यहां पे आएगा एक्स नोट बिलोंग टू बी माइनस सी। अब एक्स बी माइनस सी में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स बी में नहीं होगा और एक्स सी में नहीं होगा। अब ये डेफिनेशन क्यों लिखी यहां पर, कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, तो हम इसका रिवर्स भी लेके चल सकते हैं साथ साथ। ठीक है, वहां से हम देख सकते हैं, तो कैसे करेंगे एक बार देखिए इसको। उसके बाद हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहां से यहां तक इसको फिक्स किया, उसको इसके साथ भी लिखा और एक्स बिलोंग्स टू सी के साथ भी लिखा, बीच में जो और था उसको हमने यहां पे शिफ्ट किया। अब इस बात का मीनिंग क्या हुआ, हमारा टारगेट यहां पे होना चाहिए जो हमें लेके आना है, ए माइनस बी में लेके आना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए में है एंड बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, और बीच में लिखा हुआ है, इस बात को क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, तो हमें ये लेके आना इंटरसेक्शन, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इस सेट में है एक्स और दूसरे सेट में है और दोनों बीच में और लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इसका मतलब कि ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब एक्स को इस सेट में लेके चलेंगे और लेफ्ट वाले में प्रूव करेंगे, तो इसका हम रिवर्स कर सकते हैं, पहले ये लिखेंगे फिर ये सब लिखते हुए चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, सेकंड इक्वेशन में लास्ट में ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सबसेट हो जाएगा किसका, ए माइनस बी बी माइनस सी। ओके, ए माइनस बी माइनस सी का सबसेट हो जाएगा, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब आप एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर सकते हैं।